जय हिंद, वंदे मातरम, खमागणी। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत, सहज सफलता मिलती नहीं, रण हो या प्रीत। अर्थात खेल सारा मन का है। अगर आप जो मान लोगे, अगर हार मान ली तो हार तय है, और अगर ठान लिया तो आपकी विजय तय है। राष्ट्रपति की हमने 3 क्लासें कर ली हैं। उम्मीद है आपने तीनों क्लासें देखी होगी और उनको नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप उनको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि रिवीजन के बिना चीज़ें याद नहीं होती हैं, और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो याद भी नहीं होगा और आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए इन जो क्लासें मैंने ली हैं आपकी, उनके आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, नोट्स बना लीजिए। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें कोई काम नहीं आएंगी। और सबसे पहले, आगे का पढ़ने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन, जितना रिवीजन करते जाएंगे उतनी ही चीज़ें याद होती जाएंगी। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ने और नोट्स बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हमने जैसे कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां हमने कल पढ़ी थी। सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, और रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब आप नोट करके देखिए कितना टाइम लगेगा अपन को कल की क्लास पूरी रिवाइज करने का। मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे। जितनी बार आप रिवीजन करते जाएंगे उतना टाइम कम होता जाएगा। आर्टिकल 53, कार्यपालिका शक्तियों में 53 के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 77, भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 के अंतर्गत राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकते हैं। 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं इसमें, और राज्यों के जो सीएम हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। फिर आ जाते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में सबसे पहले 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति खुद संसद का एक अंग है, एक भाग है। संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। हालांकि पहले एक 331 अनुच्छेद के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में भी मनोनयन होता था, लेकिन अब उसका प्रावधान हटा दिया गया है 2020 के बाद। तो वो 331 नंबर, हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। 331 आर्टिकल का संबंध एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 एमपी से था, जिनका मनोनयन लोकसभा में होता था। 80 के अंतर्गत 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, 12 जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से होता है, उनका मनोनयन किया जाता है। 85 के अंतर्गत संसद को आहूत करना, सत्रावसान करना और संसद को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण जारी करते हैं और संदेश भेजते हैं। 87 के अंतर्गत वह प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने का अधिकार होता है। 91 के अंतर्गत राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया जाता है। 95 के अंतर्गत सेम लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी लोकसभा सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 103 के अंतर्गत केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है, अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। 108 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और ये अपन ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल 108। 111 के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा में जो विधेयक रखे जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर
111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं, जहां पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक जो है वो कानून का रूप ले लेता है। 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर संसद सत्र में नहीं हो और आकस्मिक किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। फिर आ जाती है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराधी का, चाहे वो मृत्युदंड प्राप्त हो, चाहे फांसी दी गई हो, उसको राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह सजा को उसको कम कर सकता है, बदल सकता है, रोक सकता है या उसे सजा मुक्त कर सकता है। और आर्टिकल 72 के अंतर्गत सैन्य अदालतों के द्वारा दी गई सजा को भी वह रोक सकता है, परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है या सजा मुक्त कर सकता है। 143 आई लव यू कनाडा। 143 आई लव यू कनाडा कनाडा से लिया गया है। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त कर सकता है, परामर्श मांग सकता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जो सलाह राष्ट्रपति को देता है वो मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। अगर मामला 1950 से पहले का हो और राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा हो तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वह परामर्श देगा। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियों में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के नाम से बजट रखा जाता है। आकस्मिक निधि जो है अपनी, उस पर राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति के अधिकार में आती है वो। और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र व राज्य में वित्त की समीक्षा के लिए 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये हो गया अपना कल की क्लास का रिवीजन। अब आगे की शक्तियां पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सैन्य शक्ति। क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च सेनापति है, इस नाते से उसे अधिकार प्राप्त है कि वह एक तो तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके साथ ही अब एक नया पद जो सीडीएस के रूप में तीनों सेनाध्यक्षों के ऊपर एक पद का प्रावधान कर दिया गया है, जिसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सैनिक शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद की सहमति से ही राष्ट्रपति के द्वारा अपनी जो भारतीय सेनाएं हैं उनको बाहर भेजने का अधिकार तथा युद्ध की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। अब आ जाते हैं कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत विभिन्न देशों के अंदर अंदर अपने राजदूत नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसी भी समझौते पे सिग्नेचर अगर किए जाते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा। अब आ जाती है राज्य से संबंधित शक्ति। राज्य से संबंधित शक्ति राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद के द्वारा नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा व नाम में परिवर्तन किया जाता है। ये हो गई राज्य से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति की। अब आ जाती है वीटो की शक्ति। हालांकि वीटो की शक्ति जो है वो विधायी शक्ति का अंग है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का अंग है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं जिसके चांसेस है। ध्यान रखना, वीटो की शक्ति जो है वो केवल साधारण विधेयक पर है, केवल साधारण विधेयक पर। संविधान संशोधन या धन विधेयक पर वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को। केवल साधारण विधेयक पर यह शक्ति प्राप्त है कि वह वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। साधारण विधेयक के अंतर्गत भी तीन तरह के वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक है पूर्ण निषेधाधिकार। पूर्ण निषेधाधिकार, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति साधारण विधेयक, किसी भी साधारण विधेयक को पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। दूसरा है निलंबनकारी निषेधाधिकार। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के द्वारा पारित
राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक अगर संसद के द्वारा दोबारा पारित होकर आता है, परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के, तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है। तीसरा आता है जेबी निषेधाधिकार। अर्थात इसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, केवल साधारण विधेयक की बात की जा रही है, वीटो का इस्तेमाल केवल साधारण विधेयक पर, आपको 4-5 बार जोर दे के बताया गया है, साधारण विधेयक, केवल साधारण विधेयक। वीटो की शक्ति जो है वो केवल साधारण विधेयक पर है। इसके अंतर्गत जेबी वीटो के जो पॉकेट वीटो होती है, जेबी निषेधाधिकार, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सिग्नेचर करने ना तो सहमति देता है और ना ही इनकार करता है। इस शक्ति का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देंगे या नहीं देंगे, इस चीज का वर्णन नहीं किया गया है। इस आधार पे राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है, न वो सहमति देते हैं और ना ही मना करते हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी इतिहास में? हाँ, केवल एक बार हुआ है। 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब ज्ञानी जेल सिंह, यानी जेल सिंह के द्वारा डाकघर अधिनियम पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ये एकमात्र इस्तेमाल हुआ 1986 में। ये हो गई वीटो की शक्ति। अब हमने सामान्य शक्तियां पढ़ ली हैं। आगे की क्लास में हम आपातकालीन शक्तियां पढ़ लेंगे। आपातकाल जो तीन तीन तरह के हैं, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352, 356 और 360, इनको हम अलग से क्लास में कर लेंगे ताकि ये चीजें मिक्स होने का डर नहीं रहे, अपने आसानी से याद रह जाएंगी। अब अपन ने जो साधारण शक्तियां पढ़ी हैं उनके मैं आपको नोट्स के हिसाब से लिखवा दूंगा और आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर या पोज करके वीडियो को, या तो आप पोज करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उनको लिख लेना, नोट्स बना लेना। उस आधार पे मैं आपको कंप्लीट लिखा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। नोट्स जरूर बना लेना। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर वही दोहरा रहा हूं मैं कि ये नॉलेज आपकी किसी काम नहीं आएगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं और आप उनका नोट्स बना लेना और समय समय पर रिवीजन करते रहना। बाकी जो क्लासें आपातकालीन शक्तियों की वो अपन अगली क्लास में करेंगे ताकि मिक्स ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप क्लास को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो, ताकि मुझे भी पता चले ना आपको क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चल पाएगा। अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें तो बच्चों के चेहरे देख के पता चल जाता है कि क्लास समझ में आई या नहीं आई। अब इसमें जो वीडियो क्लास होती है उसमें दिक्कत ये आती है कि पता नहीं चल पाता कि क्लास कितनी महत्वपूर्ण, क्लासें महत्वपूर्ण है। और मैं इसका आपको कहता हूँ 99% क्वेश्चन जो है वो अपनी क्लासों से, जो भी टॉपिक मैं करा दूंगा उसमें से आपके बाहर नहीं जाएंगे। जो भी एग्जाम आए वो दे के देख लेना, अगर नहीं आए तो मुझे बताना, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि क्लास अच्छी है नहीं है, कोई कमी रह गई है, कोई आवाज में दिक्कत आ रही है या कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए लिख लेते हैं इस क्लास को। हमने कार्यपालिका शक्तियों तक नोट कर लिया था और विधायी शक्तियों से इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें। फटाफट करते जाएं, मैं लिखते जाऊंगा। इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट करते रहें। स्क्रीनशॉट लेकर अगर नोट नहीं करेंगे तो भी ये एक साथ डिलीट कर दोगे कभी ना कभी। जैसे फ़ोटो ज़्यादा हो जाएंगी आप डिलीट कर दोगे, इसलिए इनको स्क्रीनशॉट लें और आज के आज ही इनकी क्लास को पूरा लिख लें। विधायी शक्ति अपनी कंप्लीट हो गई। अब आगे की ओर नोट कर लेते हैं। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हो गई, इनको नोट कर लें।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी ना करें बिल्कुल भी। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हो गई, साथ साथ नोट करते चलें। सैनिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। ये अपनी वीटो की शक्ति हो गई। इसी के साथ साधारण शक्तियाँ समाप्त हो गई। अब कुछ राष्ट्रपति के उपनाम हैं वो और लिख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी जहाँ से पुटअप होते हैं। राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख उपनाम हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। राष्ट्र का प्रमुख, जो हमें बताइए कि राष्ट्र का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक, जब जनगणना होगी तो सबसे पहले नाम राष्ट्रपति का लिखा जाएगा, वह प्रथम नागरिक है भारत का। संसदीय शासन का मुखिया, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन का मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक अध्यक्ष, संविधान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत कहीं पे संविधान में कहीं राष्ट्रपति को अध्यक्ष, ये अपना प्रधानमंत्री है इसको अध्यक्ष थोड़े ना माना गया है, उसको अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना गया है। गणराज्य का प्रमुख, गणराज्य गणतंत्र, गणतंत्र होता ही जब है जब उसके राष्ट्राध्यक्ष को जनता अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनती है तो उसे गणराज्य कहते हैं। तो गणराज्य का मुखिया भी राष्ट्रपति है। सर्वोच्च पद, यह भारत का सर्वोच्च पद है। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति। रबड़ का स्टाम्प, ये रबड़ का स्टाम्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान की दृष्टि से सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन उसमें जब अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि वह राष्ट्रपति में शक्तियां दी गई है लेकिन वास्तविक रूप से उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से इसको राष्ट्रपति से जहां चाहे सिग्नेचर करा सकते हैं। साइन करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है कुछ एक चीजों को, दो चार चीजों को छोड़ के। जैसे एक तो विवेकाधीन शक्तियां जो होती है, जैसे साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए मना भी कर सकता है, जेब में रख सकता है। और सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर, तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो ये इसी के साथ अपनी साधारण शक्तियां और राष्ट्रपति के प्रमुख उपपद समाप्त हो गए। अब अपनी आपातकालीन शक्तियां बची है जो अपन आगे की क्लासों में कर लेंगे। ये नोट करते चलिए, साथ साथ रिवाइज करते चलिए। आगे की क्लास में होगी फिर मुलाकात। जय हिंद।